राम राम जी। सभी भाइयों को नमस्कार। आज चर्चा करने जा रहा हूं केलकटा वाले केस की। बहुत दिनों से बात हो रही है, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी है। वी हैंग आवर हेड्स इन सेम। और आज इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके एक हियरिंग की, जिसमें कोलकाता गवर्नमेंट की तरफ से कपिल सिब्बल थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एसजी श्री तुषार मेहता थे, एवं अन्य अन्य एडवोकेट भी थे जो इंटरवीनर बने थे। अब तक तो मीडिया में आपको पता ही चल चुका होगा सुप्रीम कोर्ट ने कितना कंसर्न दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, डिले इन एफआईआर, पुलिस का कॉन्डक्ट कैसा रहा, प्रिंसिपल का कॉन्डक्ट कैसा रहा, प्रिंसिपल को कैसे प्रोटेक्ट किया गया, सुसाइड क्यों बोला गया, पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव किया गया, और वेंडलिज्म फिर 14 और 15 अगस्त के इंटरवीनिंग रात में कैसे हुई। So all these are matters of public knowledge, so I will not bore you by discussing those. What I am gonna do is, मैं 3, 4, 5 चीजें ऐसे बोलूंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मीडिया में जनरली नहीं आ रहा है। एक तो साहब टीएमसी वाले बहुत इक्वलिटी पे विश्वास करते हैं। I.N.D.I.A. वाले डॉटेड अलायंस के ना मेंबर हैं, तो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया बस दूसरी ही पार्टी के नहीं, साधारण जनता को ही नहीं, जिन्होंने इसके विषय में बोला, अपने ही स्पोक्सपर्सन को हटा दिया, अपने ही एमपी को पुलिस स्टेशन बुला लिया। बाकियों की तो बात छोड़िए, गलत क्या है, एक बच्ची के साथ गलत हुआ है, एक यंग डॉक्टर के साथ गलत हुआ है, तो उन्होंने आवाज उठा दी। ये तो है इक्वलिटी, सबको इक्वल ट्रीट करते हैं, अपने पार्टी हो दूसरे पार्टी हो, कोई परवाह नहीं। अच्छा, और एक बात आज सिब्बल साहब ने बोली जिसको कोई गौर नहीं कर रहा मीडिया में ऑलमोस्ट। उन्होंने बोला दिस इज नॉट एन एडवर्सरियल लिटिगेशन, कोट अनकोट, दिस इज नॉट एन एडवर्सरियल लिटिगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्सरियल लिटिगेशन? अच्छा, नॉर्मल लिटिगेशन क्या होता है? चलिए, आपके 100 रुपए मैंने उधार रखे हैं, मैंने नहीं दिया, आप बोल रहे हो कि मुझे 100 रुपए देने हैं, और मैं बोल रहा हूं नहीं साहब 100 रुपए मुझे उनको नहीं देने हैं, तो ये हम एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो दिस इज अ नॉर्मल लिटिगेशन, जो 95, 98, 99% केसेस में होता है। बट what is not an adversarial litigation? Previous was an adversarial litigation because we are adversaries, we are fighting against each other as adversaries. What is not an adversarial litigation? साहब आपने जाके बोला कि म्युनिसिपैलिटी में रोड खराब है जी, म्युनिसिपैलिटी वाले दूसरे पार्टी हैं, वो आके बोले हाँ कुछ कारण है, हम जनता को कंसल्ट करके हम भी अच्छा रोड बनाना चाहते हैं, सब मिलजुल के इसका सोल्यूशन निकालते हैं। दिस इज नॉट एन एडवर्सरियल लिटिगेशन। तो सिब्बल साहब ने यही बोला। अच्छा, अब लॉयर इज एज गुड एज हिज क्लाइंट। मैं सिब्बल साहब के बारे में पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, बट उनका क्लाइंट क्या कर रहा है? एक एमएलए उधर साहब टीएमसी का बोल रहा है, इधर जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके मन में कष्ट नहीं है। एक लड़की ऐसे मर गई, उनके मन में कष्ट नहीं है बाकी डॉक्टर्स को। वो क्या करने आ रहे हैं? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक मनाने आ रहे हैं। और एक क्या बोले उनके मिनिस्टर, जो उंगली ममता बनर्जी के तरफ उठेगी उसको तोड़ दिया जाएगा। और कोई क्या बोले, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कैसे अच्छा नहीं होगा साहब? जो 7,000 गुंडे मोबिलाइज किए थे वैसे अच्छा नहीं होगा 14-15 के इंटरवीनिंग रात को। और ममता बनर्जी क्या बोल रही है? ये राम और बाम की साजिश है। यू पॉलिटिसाइज दिस इशू एंड देन दैट्स नॉट ऑल, दैट्स नॉट ऑल। हेल्थ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, हॉस्पिटल्स आर अंडर हर कंट्रोल। होम मिनिस्टर, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर हर कंट्रोल। चीफ मिनिस्टर, द होल गवर्नमेंट इज अंडर हर कंट्रोल। और वो प्रोटेस्ट करने उतर गई, किसके खिलाफ कर रहे हो भाई? अच्छा, मैं बोलता हूं ना, कोचिंग सेंटर इंडिया अलायंस का कहां है पता है कि दिल्ली में? जैसे जल मंत्री जल संकट के खिलाफ वो आतिशी उतर गई थी प्रोटेस्ट में, सॉल्व उसको करना था लेकिन वो प्रोटेस्ट में उतर गई।
तो बाकी कुछ ना सीखेंगे। और ममता बनर्जी पुरानी है, आतिशी कल की बच्ची है, बोली होगी आतिशी कर दिया, हम ना कर पाएंगे, ऐसा किस तरह हो जाएगा रे? तुम्हें बांग्ला कल्चर जानो? हाँ, बांग्ला कल्चर ये दिखाई, जहां पे श्री अरबिंदो पैदा हुए थे, जहां पे विवेकानंद पैदा हुए थे, ये सिचुएशन है। और हाँ, एक बार जय श्री राम किसने बोल दिया था 2021 में, तुम स्कॉर्पियो से उतर के मारने भागी थी कि नहीं भागी थी? आज क्यों नहीं भाग रही हो? वो तत्परता कहां है ममता बनर्जी का? अच्छा, और क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखा गया कि कोलकाता हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो नोस बाय इटसेल्फ, कलकत्ता हाईकोर्ट में 2 अच्छे जजेस इस पर्टिकुलर केस के बारे में देख रहे हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो वो बोले कि हम इंटरफियर तो पर्टिकुलर केस में इतना पर्टिकुलरली नहीं करना चाहेंगे, इतना स्पेसिफिकली, बट हम चाहते हैं कि पूरे देश भर में डॉक्टर्स का कैसे अच्छा हो। अच्छा, तो उन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया, बहुत अच्छा किया, पूरे देश भर में ये प्रॉब्लम है, उन्होंने गिनवाया भी, हैदराबाद में क्या हुआ है और किसी जगह में भी क्या हुआ है, उन्होंने गिनवाया भी डॉक्टर्स के साथ रिसेंटली, एज रिसेंट एज मई 2024 क्या हुआ है, उन्होंने गिनवाया भी 2-3 इंसिडेंट। लेकिन इस टास्क फोर्स के कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे 2-3 प्रॉब्लम लगी, जो कि कोई नहीं बोल रहा है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर्स कौन कौन है? जो चीफ ऑफ नेवल डॉक्टर विंग है वो मैडम है, और 9 डॉक्टर हैं, 5 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। उनके जो व्हाट डू यू कॉल इट, उनके हमें एबिलिटी पे कोई शक नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस्ड एमडी लेवल, कोई डायरेक्टर लेवल, कोई नेवल के डॉक्टर विंग का हेड, ऐसे लेवल लोग हैं, तो बहुत ज्ञानी गुणी लोग हैं। बट मैंने जनरली, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं, मैंने क्या देखा है, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय यंग डॉक्टर्स। सो सर, मेरे ख्याल से किसी 30-35 साल के डॉक्टर 2-3 को रखना चाहिए था, सो दैट देयर व्यूज आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, सो दैट व्हेन दे कंसल्ट द स्टेकहोल्डर्स कैन फ्रीली अप्रोच देम। और एक मुझे प्रॉब्लम लगा, क्योंकि हमने दिल्ली में ये देखा है कोचिंग सेंटर के मामले में बहुत टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जैसे वॉशरूम सही है कि नहीं, डॉक्टर्स का ड्यूटी आवर्स कितना है, डॉक्टर्स को एप्रोप्रिएट रेस्ट मिलता है कि नहीं, हॉस्पिटल में क्या कोई स्कैनिंग मैकेनिज्म है फॉर फायर आर्म्स, बहुत अच्छी बात है, क्या सिक्योरिटी अच्छा है कि नहीं, रेगुलर ड्रिल होता है कि नहीं। बट हमने दिल्ली में देखा है ना सर, तो क्या वो इंसिडेंट अलग है, ये इंसिडेंट अलग है? क्या हम पोस्ट फैक्टो हमेशा जागना चाहेंगे? चीफ जस्टिस साहब ने तो मना किया। मैं चाहता था, और मेरी ये राय है, कि एक एनडीआरएफ से किसी को उस कमिटी में डालना चाहिए था, या सो टू से एनटीएफ, नेशनल टास्क फोर्स में डालना चाहिए था, जो सेफ्टी ऑडिट, पानी भर जाने का, फायर सेफ्टी का भी ऑडिट कर ले, एक साथ सारा चीज हो जाता। अच्छा, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट को डिसमिस करने 356 में, या गवर्नमेंट को डिसमिस ना करके 355 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को बिना डिसमिस करके लॉ एंड ऑर्डर, मतलब पुलिस को अपने हाथ में लेने का सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि नहीं? नहीं, इस बारे में डिस्कशन ही नहीं हुआ। ये राज्यपाल इसकी पहल करते हैं, इसका डिस्कशन और रिकमेंडेशन राज्यपाल भेजते हैं, तो उस बारे में सब्जेक्ट मैटर था ही नहीं, सो देयर वाज नो डिस्कशन इन दैट रिगार्ड। अच्छा, और क्या बात हुई? अच्छा, 1-2 चीजें मैं बोल देना चाहता हूं। मैंने भी 2-3 सोशल मीडिया में पोस्ट देखे, जहां पे वो लड़की जो पीड़िता है उनका फोटो डाल दिया गया था, और मैं जो पोस्ट का कंटेंट भी देखा, जो उसमें टेक्स्ट थे, उसमें मुझे भी अनुभव हुआ कि कोई ऐसे उनको बदनाम करने के लिए, उनके डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए डेलिबरेटली नहीं कर रहा है। वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ पेन लोग कर रहे हैं, बट देन फिर भी उस प्रोसेस में हो तो यही रहा है ना कि उनका डिग्निटी, उनका आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो आपके मन की विचार हम समझते हैं, बट डिस्क्लोजिंग एन आइडेंटिटी ऑफ अ रेप विक्टिम इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, काइंडली ये ना करें। इस केस में नहीं, किसी केस में भी नहीं। अच्छा, कुछ लोग को मैंने सोशल मीडिया पे देखा, पोस्टमार्टम रात पे करना परमिशिबल नहीं है, उनकी ये धारणा है। सर, ये धारणा कंप्लीटली ना सही है ना कंप्लीटली गलत है, ये पुरानी धारणा है। बिकॉज एट दैट टाइम द लाइटिंग एंड एवरीथिंग वर नॉट प्रॉपर, बिकॉज आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट हो गए हैं, तो नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री का एक 2021
नवंबर 15 या 16 का गाइडलाइन है, जहां पे पोस्टमार्टम रात को भी हो सकता है इफ देयर इज एडिक्वेट लाइटिंग एंड एसोसिएटेड फैसिलिटीज, प्रोवाइडेड दैट रेप, मर्डर, सुसाइड, ये सब मैटर का रात में नहीं हो सकता. दीज आर एक्सेप्शंस. तो यहाँ पे हुआ भी नहीं है, तो ऑन दैट ग्राउंड दे आर सेफ. अच्छा, और एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूं साहब. एक हॉस्पिटल चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ, रिजर्व फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस को डिप्लॉय करना उचित समझा. मतलब ये क्या इंगित करता है, हमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा. रिजर्व पुलिस कहां डिप्लॉय होता है? मैं कर्नल साहब जो पारा एसएफ में थे उनका इंटरव्यू सुन रहा था. उन्होंने ये बोला कि जम्मू में क्यों सेंट्रल फोर्सेस या पारा एसएफ या राष्ट्रीय राइफल्स या कश्मीर में क्यों डिप्लॉयड है? क्योंकि स्टेट पुलिस इज होली इनएडिक्वेट टू हैंडल टेररिज्म, एंड उनके घर में भी टेररिस्ट के साथ नेक्सस हो सकता है. तो ये ओवरसाइट एंड स्पेशलाइज्ड फोर्सेस आर नेसेसरी. मैं उड़ीसा से जिस डिस्ट्रिक्ट में आता हूं साहब, वो पहले आज से करीब 15 साल पहले नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट था. आज तो नहीं है, द सिचुएशन इज मच बेटर नाउ, बट तब सीआरपीएफ के कमांडोज होते थे. मतलब ये इतना क्रिटिकल चीज हो गया कि स्टेट पुलिस हैंडल ही नहीं कर सकता, या हैंडल कर भी सकता है तो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच कॉम्प्रोमाइज देयर इंटीग्रिटी. एक बंगाल में, और बंगाल में छोटे मोटे शहरों में नहीं सर, राजधानी कोलकाता में, एक देश के प्रमुख शहर में एक हॉस्पिटल चलाने के लिए अगर आपको सेंट्रल फोर्स सीआरपीएफ डिप्लॉय करना पड़े, आप ही सोच लीजिएगा किस हालत में है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. और ये कोई पहला इंस्टेंस तो है नहीं. संदेश खाली मामले में भी कमांडोज डिप्लॉय करना पड़ा था एनआईए को जांच करने देने के लिए. तो इन सब मामलों पे हमें गंभीरता से सोचना चाहिए. चलिए, सुप्रीम कोर्ट 22 में स्टेटस रिपोर्ट मांगे हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट में भी मैटर चल रहा है. न्याय सिर्फ इस बच्ची को ना मिले, अन्याय और किसी के साथ आगे ना हो, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार. हैव अ नाइस डे.